अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 173 अपनी बुक का ओपन करें आप लोग। बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ योर पेज यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया गया है 8.3। ठीक है, तो आज मैं आपको क्विक चेक बेटे करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक। क्विक चेक 8.3। ए क्वेश्चन आपका है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। फिर उसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है, वाई डू द रेट्स ऑफ आवर रिएक्शन स्लो डाउन व्हेन द रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोचेज द इक्विलिब्रियम स्टेज। सी क्वेश्चन हमारे पास है, इन सोडा वाटर बॉटल्स गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इज इन इक्विलिब्रियम विद द एक्वस CO2। तो आप ये क्वेश्चन बेटे मैं आप लोगों को करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ए। क्विक चेक 8.3 में आप लोगों को करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया है, ए पार्ट हम करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। अगर आपको याद हो बेटे, मैंने आपको होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में डिफरेंसेस राइट करवाए थे अपने लास्ट लेक्चर में। तो आपने वही जो है इसके आंसर में भी राइट करने हैं। मैं आपको एक दफ़ा से दोबारा दिखा देती हूँ। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस के डिफरेंसेस जो हैं वो राइट हमने किए थे। मैंने सारे के सारे आपको एक्सप्लेन किए थे। इस क्वेश्चन के आंसर में बेटे आपने यही राइट करना है। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है 2 मार्क्स का तो आप उसमें 4 लिखाना। और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस, तो तब बेटे आपने पूरा का पूरा कोशिश करनी है कि फुल जो डिफरेंसेस मैंने आपको राइट करवाए हैं, सारे के सारे डिफरेंसेस आप उसमें लिख के आओ। क्लियर? तो ये क्या हो गया, हमारे डिफरेंसेस हो गए। यानी कि आपने 8.3 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट जो है उसका आंसर है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया। तो जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया वो वहीं से जाके जो है ये डिफरेंसेस नोट कर लें। आगे हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमें गिवन है, कंडीशन फॉर दिस इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स द क्लोज कैप ऑफ द बॉटल वाई। कोई भी जो इक्विलिब्रियम हम लोग चाह रहे हैं आए, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉटल है उसका कैप क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। वाई आपने इसका रीज़न बताना है कि वो कैप क्लोज क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में लिख लें। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल डिक्टेट नहीं करवाती, कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आप लोगों को डिक्टेट करवा देती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अक्सर जो इजी मुझे लगते हैं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करती हूँ। बेटे नाउ यू आर ग्रोन, अब आप बड़े हो गए हैं, मेरी बात सुन के उसको आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन इक्विलिब्रियम जो है बेटे वो रिक्वायर करती है क्लोज कैप ऑफ बॉटल। ठीक है, ये बात तो ट्रू है और ये ऐसे ही होती है। क्लोज बॉटल जो है वो प्रिवेंट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम स्केपिंग, अलाउइंग टू इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे कि क्लोज बॉटल जो होती है, जब हम कोई भी बॉटल बंद कर दें, जो हम नीचे, ये आपने एग्जाम्पल करनी है। ये जो आपको बॉटल का लास्ट क्वेश्चन दिया, उन्होंने क्वेश्चन ज़रा पहले पूछ लिए। कोई भी गैस अगर आपके पास हो, कोई भी रिएक्शन हमारा हो रहा हो, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि ये कंडीशन थी इक्विलिब्रियम के लिए। अगर बॉटल क्लोज होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिवेंट करेगी फ्रॉम स्केपिंग, यानी कि जो गैस होगी, जो प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे वो बॉटल से स्केप नहीं होंगे क्योंकि बॉटल क्लोज होगी। जब बॉटल क्लोज होती है और वहाँ से आपके प्रोडक्ट जो गैसेस हैं वो स्केप नहीं होंगी, तो क्या चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। इन शॉर्ट क्लोज बॉटल जो है वो प्रेशर को मेंटेन रखती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डिजॉल्व रहता है दूसरे प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर? और क्लोज होने की वजह से वो गैस जो है वो बॉटल से स्केप भी नहीं होती। क्लियर हो गया? यही रीज़न है कि बॉटल को क्लोज होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो सिंपली आप क्या लिख दोगे कि क्लोज बॉटल प्रिवेंट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्केपिंग, अलाउइंग टू इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। और फिर हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि क्लोज बॉटल आल्सो मेंटेन प्रेशर विच कीप कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व। क्लोज बॉटल जो है उसकी वजह से प्रेशर भी मेंटेन रहता है। ये बात भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, व्हेन द कैप ऑफ द बॉटल इज रिमूव टू विच डायरेक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट। जब बॉटल का कैप जो है बेटे वो रिमूव कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो इक्विलिब्रियम जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसका आंसर आपने बताना है।
तो बेटे जब बॉटल का कैप ओपन किया जाता है तो कंसंट्रेशन जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड की होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो तो स्केप कर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाती है टू लेफ्ट। आपने क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम, सिंपल आप लिखोगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट टू रिप्लेनिश द लॉस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस्ट हुआ है उसको कवर अप करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो आपका रिएक्शन है, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो किस साइड पे शिफ्ट होगा, डेट शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। ठीक है, आप ये यहाँ पे मेंशन करेंगे। डायरेक्शन पूछी थी ना आपसे, आपने बताना है लेफ्ट साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन व्हेन ए रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोचेज द इक्विलिब्रियम स्टेट। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है बेटे वो स्लो क्यों हो जाते हैं जब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंचते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है स्टार्ट में आपको पता है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होती है उसकी स्पीड, लेकिन फ्रॉम टाइम बीइंग वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है जब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेज को पहुंचता है। तो वाई, इसका रीज़न आपने बताना है। ठीक है, तो बेटे जब भी इक्विलिब्रियम अप्रोच करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज आप इसको कैसे लिख सकते हो, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट, क्योंकि उस टाइम प्रोडक्ट जो हैं वो दोबारा से रिकन्वर्ट हो रहे होते हैं किसमें, इनटू रिएक्टेंट। सो इस स्टेज पे आर एफ यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और आर आर यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑलवेज डिक्रीज होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसकी वजह से जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है जब इक्विलिब्रियम अप्रोच करता है। क्लियर है, लिख लोगे। मैं दोबारा पॉइंट्स में बता देती हूँ। पहले तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे कि प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट। वो क्यों इस तरह होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। आर एफ और आर आर जो है वो इक्वल हो जाते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑलवेज डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो आर एफ स्लो डाउन। ठीक है, व्हेन इक्विलिब्रियम अप्रोचेस। सी पार्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इन सोडा वाटर बॉटल्स, जो सोडा वाटर बॉटल्स होती हैं बेटे वहाँ पे गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम विद एक्वस CO2। आपको सिंपल यहाँ पे रिएक्शन दिया गया हुआ है CO2 प्लस वाटर, आपके पास क्या बनता है HCO3 और साथ क्या है, हाइड्रोजन आयन है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये रिएक्शन किस चीज़ का आपको बताया हुआ है, सोडा वाटर बॉटल का। आपसे इस रिएक्शन के मुतल्लिक ही पूछा हुआ है, सिंपल पूछा है कि गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इक्विलिब्रियम में होती है किसके साथ, विद एक्वस CO2। तो इसका रीज़न आप सिंपल बताओगे कि जो कैप बॉटल है, सोडा की जो कैप बॉटल होती हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमेशा किस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है विद HCO3। आपने ये चीज़ बस यहाँ पे बता देनी है। आपसे पूछा हुआ है ना HCO3 है या हाइड्रोजन है, तो इसका एक ही लाइन का आप लोग आंसर दोगे। सिंपली बेटे क्या लिखोगे आप, व्हेन अ बॉटल, आप सिंपल बता दोगे, या व्हेन अ बॉटल इज क्लोज, या आप ये भी लिख सकते हैं इन कैप्ड सोडा बॉटल। इन कैप्ड सोडा बॉटल, जब सोडा बॉटल बंद होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज इन इक्विलिब्रियम विद HCO3। विद, आपने विद के बाद क्या लिख देना है, विद HCO3। ओके, क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिए, ये हमने अपने क्विक चेक 8.3 कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको सबके आंसर बता दिए बेटे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत इजी टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। इसकी पहले हम रीडिंग करते हैं बेटे, उसी पेज पे, पेज नंबर 173 के बिल्कुल नीचे आप लोग आ जाएं। द पोजीशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेफर टू द relative amount of products and reactant present in an equilibrium mixture. In 1864, the Norwegian chemist C. Guldberg 1836 to 1902 and P. Wage 1833 to 1900 carefully measured the composition of many reaction systems at equilibrium. They discovered that for any reversible reaction, the ratio of the product of equilibrium concentration of product raised to their coefficient in the balanced chemical equation
to the product of equilibrium concentration of the reactant raised to their coefficient in the balanced chemical equation is always constant under a given set of conditions. Consider the general reaction AA plus BB, CC plus DD, where A and B are reactant, C and D are product, and A, B, C, D are the stoichiometric coefficient. In the balanced chemical equation, Kc is equal to CD divided by AB. The rate of chemical reaction is directly proportional to the active masses of the reactant raised to the coefficient present in balance equation. By the term active mass, we mean that molar concentration. It is expressed in mole per decimeter cube. This concentration is expressed by square bracket. Let us consider a general reaction A plus B, C plus D. Rate of forward reaction, rate of reverse reaction आपको दिया हुआ है, ठीक है. Or then Kf is the proportionally constant and known as forward rate constant. Kr is the proportionally constant and known as reverse constant. After the equilibrium state, the forward and reverse rates are equal. Hence, Kf is equals to Kr. Kf over Kr आपको दिया हुआ है. Left side of this equation is the ratio of two rate constants, so it give another constant called equilibrium constant Kc. Kc is equals to Kf over Kr. Kf की वैल्यू है बेटे, Kr की वैल्यू दी हुई है. This equation is called equilibrium constant expression, where A, B, C, D are the coefficients of balanced chemical equation. बहुत इजी टॉपिक है जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है. इस टॉपिक को सारा बेटे मैं आपको रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी. मेरे साथ साथ आप लोग इसको समझो कि मैं इसको कैसे समझा रही हूँ. हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, क्या हमने अभी टॉपिक जो रीड आउट किया है, व्हाट इज़ दैट टॉपिक. हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. मैंने आपको भी पढ़ाई, ठीक है, रीडिंग किया मैंने जो टॉपिक. बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. अक्सर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इस पर लिख लो इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है. मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है बेटे, दैट रेफर टू द relative amount of product and reactant present in equilibrium mixture. किसी भी equilibrium mixture में जो अमाउंट होती है प्रोडक्ट की और जो अमाउंट होती है रिएक्टेंट की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो जब भी कभी हम ये वर्ड पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं रिलेटिव अमाउंट. किस चीज़ की रिलेटिव अमाउंट, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की. क्लियर हो गया. 90 आपके बुक में बेटे लाइफ टाइम दिया हुआ है, लाइफ स्पैन भी दिया हुआ है इसका. 1864 में हमारे पास एक नॉर्वेजियन केमिस्ट आता है सी गुल्डबर्च और एक साइंटिस्ट आता है पी वेज, ठीक है. उन्होंने केयरफुली मेजर की थी कंपोजिशन बहुत सारे रिएक्शन सिस्टम्स की एट इक्विलिब्रियम, ठीक है. ये इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका जो है काम था. उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन दोनों साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी थी, जो इन्होंने चीज़ डिस्कवर की थी, वो क्या किया था बेटे कि उन्होंने कहा था कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की रेशो होती है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है, तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सिंपली आप ये बता सकते हो टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की और जो प्रोडक्ट की रेशो है वो ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी एट गिवन कंडीशन, ठीक है, एट गिवन सेट. कोई भी कंडीशन हमारे पास जब होगी, कोई भी जब रिवर्सिबल बेटे रिएक्शन होगा, तो जो रेशो होती है प्रोडक्ट की क्या, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. और दूसरी कौन सी है, सिंपली आप कह सकते हो दूसरा रेशो किसका है, हमारे पास आता है रिएक्टेंट का. एक किस चीज़ का कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की. एक किस चीज़ की कंसंट्रेशन है हमारे पास, रिएक्टेंट की. ये क्या दोनों होती हैं, कांस्टेंट होती हैं. ये बात आपने याद रखनी है. तो सिंपली हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप उसको डिफाइन कैसे करोगे. अगर आपका मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है, ये सिंपल स्टेटमेंट भी आ सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है. ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप सिंपली इसको कैसे लिखोगे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उनकी डिस्कवरी क्या थी, ठीक है, ये आपने बतानी है. ये यहाँ पे आपने मेंशन करनी है कि उनकी डिस्कवरी क्या है.
तो बेटे हम इसको किस तरह से इसको स्टेट करेंगे या किस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि किसी भी रिवर्सेबल में, फॉर एनी रिवर्सेबल रिएक्शन, द रेशो देखनी है आपने, किसकी रेशो, द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, एक दफ़ा आपने क्या लिख देना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरी दफ़ा आप लोग क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इज ऑलवेज क्या मेंशन करेंगे आप, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो उसी चीज़ को आगे हम लोग लेके चलते हैं, वो एक लॉ बन जाता है हमारे पास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको हम लोग आगे स्टेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर बुक जो हमने अभी रीडिंग की है, उसके मुताबिक बेटे क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन की आप लोग स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द बैलेंस इक्वेशन। आपकी बुक में भी डेफिनेशन ये स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, मैंने भी आपको बता दी है, लेकिन आपकी बुक में इतनी दी हुई है। ठीक है, आपकी बुक में भी दी हुई है, आप उसको भी मार्क कर लो। ये देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, आपकी बुक में यहाँ पे दी हुई है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको बेटे अंडरलाइन करो, ये हमारी स्टेटमेंट है किसकी, लॉ ऑफ मास एक्शन की। हमने क्या देखा, हमने देखा कि लॉ ऑफ, सबसे पहले आप लोग क्या हेडिंग देंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन की हेडिंग देंगे, फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, उसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या आ गया कि द रेट, वो रेट जिससे रिएक्टेंट प्रोसीड करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस के। ठीक है, जब रिएक्टेंट को रेस किया जाए उनके कोएफिशिएंट पे। बेटे आपने ये स्टेटमेंट एज इट इज़ याद करनी है, आपकी बुक में भी दी हुई है, दोबारा मैं बता देती हूँ क्या है स्टेटमेंट, द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड, वो रेट जिससे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है, यानी कि रिएक्टेंट जो हैं वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, वो रेट जो है, द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जो एक्टिव मासेस आते हैं रिएक्टेंट के, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो टू द कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इधर यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव मासेस। हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, एक्टिव मास। बेटे आपकी बुक में एक्टिव मास की डेफिनेशन भी दी गई है। एक्टिव मास की डेफिनेशन क्या चीज़ होती है, मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, या आप सिंपल कह सकते हो मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज एक्टिव मासेस। ठीक है, और एक्टिव मासेस को मैंने बता दिया क्या उसका यूनिट है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट्स में जो है वो हम इसको शो करते हैं। अब आपने कोई भी, आप इसको हम लोग, अगर हमने ये पूरा लॉ अगर एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे, हम पढ़े हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में पहले आपने बेटे इसकी क्या लिखनी है, स्टेटमेंट। मैं आप लोगों को हेडिंग इसलिए देके बता रही हूँ ताकि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे इजीली अटैम्प्ट कर सको। उसके बाद हमने किस चीज़, पहले स्टेटमेंट लिख देनी है, फिर हमने किस चीज़ को डिफाइन कर देना है, हमने डिफाइन कर देना है एक्टिव मास को। ठीक है, एक्टिव मास के बाद अगली हेडिंग आप लोग दोगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम उसको एक्सप्लेन, मैं ये क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन बना के ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे कि कंसीडर अ जनरल रिएक्शन इन विच ए एंड बी आर रिएक्टेंट। हमने कोई सा एक रिएक्शन लेना है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट हैं और सी और डी जो हैं वो क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो ए और बी को हम लोग किस तरह राइट करेंगे, हम राइट करेंगे ए प्लस बी, क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है इसलिए मैं डबल एरो लगाऊंगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये क्या है, रिएक्टेंट हैं, ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखोगे आप लोग, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी
को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनटू स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग कैसे करेंगे, हम करेंगे ए बी सी एंड लास्ट में आप लोग क्या कर लोगे, डी करोगे। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। और किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे मैंने आपको वो भी बताया। अब हम अगली हेडिंग अपनी देंगे मैथमेटिकल expression to derive Kc. What is Kc? अब हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है Kc. What is Kt? According to law of mass action, the rate of forward reaction जो है आपका rate of forward reaction है, rate of forward reaction is directly proportional to, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ए एंड बी। सॉरी बेटे, मैंने आपको क्या बता दिया कि अब हम लोग केसी के लिए यानी कि रेट ऑफ जो कांस्टेंट है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके मुताबिक उसकी स्टेटमेंट क्या है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ए एंड बी के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। अब हम इसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटे। किस में, मैंने आपको कहा 3 में। पहले हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। पहले आप लोग क्या हेडिंग दे लो, इसको हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर एफ से, ठीक है। आर एफ को हम कैसे राइट करेंगे, आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। हम इसी रिएक्शन को ले रहे हैं ना, तो आर एफ यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी के प्रोडक्ट के इक्वल। और इस डायरेक्टली के साइन को फिर हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे आर एफ इज इक्वल टू, इसको हम कर लेंगे के और साथ क्या कर लेंगे हम लोग एफ, क्या आ जाएगा हमारा ए और साथ क्या आ जाएगा बेटे बी। सेकंड चीज़ हम यहाँ पे क्या, अब इसका मतलब क्या है, आपने नीचे वो भी लिखना है। ये तो मैं सिंपल आपको बता रही हूँ ना इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, आप इसको पूरा नीचे डिस्क्राइब करोगे, क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे आर एफ इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और के एफ क्या है, ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक दफ़ा लिखूंगी, बाकी आप लोग। आर एफ क्या चीज़ है हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, याद रखना है, ठीक है। और जो के एफ है हमारे पास वो क्या चीज़ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैं लिख देती हूँ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर, इसको आपने एज इट, आप यहाँ पे हेडिंग देंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा क्या था, ए और बी जा रहे थे। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आप लोग किस तरह राइट करते हैं कि आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए इंटू बी, फिर डायरेक्टली के साइन को इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम डायरेक्टली की जगह पे क्या लिख लेंगे, के एफ। यहाँ पे जो आर एफ मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है बेटे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और के एफ का यहाँ पे क्या मतलब है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे नंबर 1 हमने पहले मेंशन किया था, अब यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, नंबर 2। नंबर 2 पे आप लोग क्या लिखोगे बेटे, आप लोग लिखोगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जैसे हमने पहले मेंशन किया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह जैसे आर एफ लिखा था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, सी इंटू डी के, ये सी इंटू डी जो हमने ऊपर लिखा था ना, सी और डी। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल होता है, वो होता है सी और डी के प्रोडक्ट के इक्वल। उसी तरह यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि आर आर किसके इक्वल है वो बताओगे, फिर आप लिखोगे कि के आर किसके इक्वल है वो भी आपने बताना है, ठीक है। इस
प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ऊपर की तरफ बिल्कुल हम लोग क्या कर लेंगे, आर को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे के आर से। के आर के मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, सी, और साथ क्या मैं मेंशन कर दूँगी, डी। अब आपने नीचे लिखना है बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर लिखवाया, आप लोग लिखोगे कि आर इज़ द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, एंड के आर क्या चीज़ है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड कार रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपने रिमेंबर करना है कि सी और डी जो है ना, ये रिएक्टेंट है। जब रिवर्स रिएक्शन, पहले तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, जब बेटे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा ना तो सी एंड डी क्या है, प्रोडक्ट हैं। जब ये रिवर्स रिएक्शन हो जाता है तो सी और डी जो है वो क्या बन जाते हैं, रिएक्टेंट बन जाते हैं। किसके लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट बनते हैं, रिएक्शन दोबारा होता है और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, ए और बी। यानी कि ए और बी एक दफ़ा रिएक्टेंट होंगे, एक दफ़ा ए और बी क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। कैसे, समझो इस बात को, ए और बी रिएक्ट किए, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, आपके पास प्रोडक्ट क्या बने, सी ओ डी दोबारा रिएक्ट करेंगे, अब ये क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट बन जाएंगे, रिवर्स रिएक्शन होगा और आपके पास दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ए और बी। यानी कि ए और बी अब इस केस में क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन करोगे कि सी और डी जब रिवर्स रिएक्शन होगा, जब बैकवर्ड स्टेप होगा, तो सी और डी जो है वो क्या बन जाएंगे, आपके पास रिएक्टेंट बन जाएंगे। क्लियर हो गया। अब हमने तीसरी चीज़ यहाँ पे हमने देखनी है, 2 पॉइंट्स हमने पहले, अब तीसरा हमारा क्या होगा कि हम देखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में के की वैल्यू क्या होगी। ठीक हो गया। पहले हमने नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा कि बेटे आर इज इक्वल टू आर एफ, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के। इन दोनों की वैल्यूज ऊपर से हम उतारेंगे। यहाँ पे आप आर एफ मैंशन करोगे ना, पहले मैंने उल्टा लिख दिया, दोबारा लिख देती हूँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, अब हम ऊपर पढ़ के आए हैं, हमने क्या किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं पढ़ा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन नहीं पढ़ा। अब आपने क्या करो, दोनों की वैल्यूज उतार लो। आर एफ की वैल्यू क्या थी, ऊपर हमने लिखी, आर एफ की वैल्यू हमने लिखी थी के एफ ए इंटू बी, और आर की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, के आर सी इंटू डी। समझ आई। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आर एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। आर एफ की वैल्यू क्या थी वो मैंने उतार दी, आर की वैल्यू क्या थी वो मैंने यहाँ पे उतार दी। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट पेज पे मुझे जाना पड़ेगा। हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे क्या मैंने बताया कि आर एफ किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। आर एफ की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की और के आर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली थी, मैंने दोनों की वैल्यूज यहाँ पे फिल की। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख लोगे, रीअरेंज द इक्वेशन। ठीक है, उसी को आगे लेके चलेंगे, ताकि ये मैं सामने रख देती हूँ, आपको समझ आया, हम आगे चल रहे हैं। रीअरेंज द इक्वेशन, यहाँ पे आप लोग लिख लो रीअरेंज। हम इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी जो वैल्यू हो जाएगी के एफ डिवाइडेड बाय के आर। इन दोनों की वैल्यूज हम पूरी इधर लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे के एफ डिवाइडेड बाय के आर। के एफ किसके इक्वल था, सी इंटू डी के, और जो के आर था वो किसके इक्वल था, हमारे पास ए इंटू बी के। ठीक है, तो बेटे जो के एफ है डिवाइडेड बाय के आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा के सी के इक्वल। तो के सी, इसका मतलब है अगर के सी को मैंने जो है हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे सी डिवाइडेड बाय डी ओवर ए इंटू बी। क्लियर हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये जो के सी है, दिस इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो के सी है बेटे, ये क्या है, दिस इज द रेशो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। ये दो रेट कांस्टेंट का रेशो है, डेट इज के सी। और के सी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और जब हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हम लोग न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं दोबारा बता देती हूँ।
के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे रिएक्टेंट आ जाएंगे। यही मैं बता रही हूँ कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट्स को न्यूमिनेटर में, यानी कि प्रोडक्ट्स को अपने ऊपर लिखना है। जैसे मैंने सी डी लिखा है, यहाँ पे भी सी डी लिखा है, प्रोडक्ट को हम ऊपर लिखेंगे जब हम के सी लिख रहे होंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे होंगे, और रिएक्टेंट्स को हमने हमेशा क्या करना है, नीचे मेंशन करना है। ये जो इक्वेशन मैंने बेटे अभी लिखी है, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम constant expression. Clear? This equation is known as equilibrium constant expression. और इसके बाद एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम और छोटा सा, मैं आपको जाते जाते एक एग्जांपल एक दूंगी बेटे। अगर हमारे पास एक एग्जांपल हो जिसमें कोएफिशिएंट भी दिए होते a प्लस बी, हमने ये किया था ना, अगर इसके साथ हमें कोएफिशिएंट भी दिए हों, देन आप लोग इसको कैसे राइट करोगे वो भी मैं आपको बता दूं। कैपिटल सी था हमारे पास, हम स्मॉल सी लिख लेते हैं, कैपिटल डी था और इसके साथ हम लोग क्या लिख लेंगे, स्मॉल डी लिख लेंगे। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या चीज़ है बेटे, दे आर कोएफिशिएंट्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर आपके पास कोएफिशिएंट भी दिए गए हों तो उस केस में आप लोग के सी कैसे लिखोगे, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, सी प्रोडक्ट ऊपर ही लिखने हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये इनकी इस तरह रेशियोज की फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, नीचे क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल ए, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे कैपिटल बी आएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेंगे, स्मॉल ए, और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेंगे, स्मॉल बी। तो बेटे ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ ली अपनी लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं एक दफ़ा से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड, वो रेट जिससे रिएक्शन प्रोसीड करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटे, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। ठीक है, वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि बेटे आपने एक्टिव मास को भी डिफाइन करना है। एक्टिव मास क्या था, एक्टिव मास जो है इट इज़ अ कंसंट्रेशन, किसी भी जो एक्टिव मासेस हैं अगर हम उनको मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनको मोल पर डेसीमीटर में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो डैट इज़ नोन एज एक्टिव मासेस। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हमने दी, हमने रिएक्शन ये लिखा, मैंने आपको क्या बताया कि जब हम इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखेंगे तो उनको हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज आपने इन चारों को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे वो मैंने आपको बताया। फिर हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की किसकी, केसी की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए। मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ऑलवेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। हमने यहाँ पे तीन चीज़ें देखी। नंबर 1 पे मैंने बताया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम आगे लेके चले। फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल था, आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, और डायरेक्टली के साइन को हमने कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया के एफ से। ठीक है, के यहाँ पे जो आर एफ था उसका क्या मतलब था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। के एफ का मतलब क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था किसके लिए, रेट कांस्टेंट था ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसी तरह फिर हम नंबर बी पॉइंट पे आए, वहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल होता है, सी इंटू डी के इक्वल। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू के आर सी इंटू डी। ठीक है, ये क्या था, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और ये क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इक्विलिब्रियम पे आर एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, आर आर के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने आर एफ की वैल्यू लिखी, यहाँ पे हमने क्या लिखी, आर आर की वैल्यू लिखी। ठीक है, फिर हमने अपने इस इक्वेशन को क्या किया, रीअरेंज किया। रीअरेंज करके मैंने आपको क्या बताया कि के एफ डिवाइडेड बाय के आर होगा जब हम इसका रेशो लेंगे। के एफ की वैल्यू यहाँ पे लिखी, के आर की वैल्यू लिखी। के एफ और के आर किसके इक्वल होता है, के सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे के एफ की वैल्यू और यहाँ पे के आर की वैल्यू बताई। ये जो मैंने यहाँ पे के सी लिखा, दिस के सी इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और के सी किसके इक्वल होता है, ये होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, हमेशा प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यूमिनेटर की फॉर्म में ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट जो हैं वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, यानी कि नीचे जाएंगे आपकी इक्वेशन के। और ये जो इक्वेशन हमने के सी लिखी, दिस इक्वेशन इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अगर आपके पास बेटे
हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन और लिखा कि अगर आपके पास आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ उनके कोएफिशिएंट भी दिए गए हों, देन आप लोग अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे, वो भी मैंने आपको लिख के दिखाई। सिंपल हमने रिवर्स रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट लिखने हैं ऊपर, नीचे क्या लिखने हैं, रिएक्टेंट लिखने हैं, सेम जैसे पहले लिखे थे, लेकिन आपने इनकी पावर्स में क्या लिख देने हैं, कोएफिशिएंट लिख देना है। क्लियर हो गया। तो हमने अपना लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है सर आज कंप्लीट किया। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। बेटे यहाँ पे आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन की स्टेटमेंट याद करनी है, एक्टिव मास याद करने हैं, फिर ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है उस ये आपने बताना है, आपको लिखना आना चाहिए। और इन द एंड अगर आपके पास आपके रिएक्शन में कोएफिशिएंट भी दिए गए हों, देन आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे राइट करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिए।